बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अवान। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे प्रोग्राम को देख रहे होंगे। मौसम की बात कर लेते हैं। आगाज़ में तो मौसम कुछ बेहतर हुआ कल। जी। कल बारिश हुई हाँ, लाहौर की अगर बात की जाए तो कल लाहौर में बारिश हुई, पहले मुख्तलिफ खासी इलाकों में। यस शिद्दत की गर्मी के बाद अगर इस तरह का मौसम हो जाए तो मूड जो है वो आपका फ्रेश हो जाता है। तो रात में मौसम जो है बेहतर रहा, काफ़ी बेहतर रहा। दिन में भी मौसम निस्बतन बाकी डेज़ के हीट वेव जिस तरह से गुजर रही थी उससे बेहतर था। तो दुआ करते हैं कि बारिश जो है इस तरह से होती रहे, एक दिन छोड़कर एक दिन, ताकि मामलात ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल चले। कल शहरबानो बारिश से पहले तो अच्छी खासी आंधी चली, अच्छी खासी बहुत तूफानी आंधी थी, बिल्कुल गर्द आलूद हवाएं चली। ओह माय गॉड। जिसके बाद मुझे तो नहीं लग रहा था कि बारिश होगी। अब तो सफाई करते हुए एहसास होगा कि या अल्लाह क्यों नहीं बंद की गई खिड़कियाँ। लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने कहा विंडोज नहीं बंद करनी, कोई बात नहीं, गर्मी से छुटकारा, चाहे मिट्टी आ जाए आंधी में, कोई बात नहीं, वो सफाई कर लेंगे, वो चलता है, वो होता है, वो डस्टिंग कर लेंगे, वो चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन इतना तंग आ चुके हैं सब गर्मी से कि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मौसम में अगर कोई शख्स हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाए तो उसके हवाले से आपको बताएंगे कि कौन सा फौरी काम है जो करना चाहिए उसे। तो हीट स्ट्रोक की अलामात ज़ाहिर होने पर सबसे पहले तो एमरजेंसी को कॉल करनी चाहिए, यानी एमरजेंसी कॉल। जो आपके करीबी कोई मेडिकल स्टोर या मेडिकल लैब मौजूद है वहाँ पर जाएं। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में जाएं ताकि आप शख्स जो है मुतासरा शख्स उसको जल्द अज जल्द फर्स्ट एड दी जा सके। और शहरबानो कुछ और टिप्स भी हैं इस हवाले से, वो ये कि हीट स्ट्रोक से जो मुतासरा शख्स है आप कोशिश करें कि जल्द अज जल्द उसको ठंडी या सायादार जगह पर मुंतकिल करें। फौरी तौर पर ठंडा पानी या फिर भीगे हुए कपड़े से कोशिश करें कि उसको कूल डाउन किया जाए उस मुतासरा शख्स को। मुमकिन हो तो मुतासरा शख्स को कोई लिक्विड दें, जूस वगैरह पिलाएं। इसी तरह अगर मुतासरा शख्स बेहोश है लेकिन उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल है तो उसे एक साइड पर यानी कि एक करवट पर लिटा दें, और वो नॉर्मल अगर सांस नहीं ले रहा, ब्रीदिंग अगर अब नॉर्मल है तो फिर उसके सीने को वक्तन फ़वक्तन दबाएं। तो माहिरीन के मुताबिक ये कुछ टिप्स हैं जो की जा सकती हैं। हीट स्ट्रोक से बचने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि सूरज के सामने डायरेक्ट मत जाएं, खासतौर पर दोपहर के वक्त जो पीक आवर्स होते हैं। और अगर निकलना जरूरी है तो बिल्कुल सर को ढांप कर जाएं। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर आपको जाना है तो सर को ढांप कर जाएं। नहीं, सर को ढांपना मीन्स कि आप कपड़ा रख लें, कपड़ा नहीं है तो आप अम्ब्रेला ले सकते हैं। अम्ब्रेला सबसे बेहतरीन वैसे जो ऑप्शन है ना वो अम्ब्रेला है जी। कि आप एक अम्ब्रेला खरीद लें, पूरी गर्मी आपकी सुकून से गुजरेंगी, बारिश भी आपकी सुकून से गुजर जाएगी, तो आप गर्मी की शिद्दत से भी बचेंगे। मैं कल जा रही थी तो मैंने देखा कि एक दो शख्स जो है ना वो अजीम अम्ब्रेला लेके गुजर रहे थे और ऐसा उनको देख के रिलीफ महसूस हो रहा था, बड़ा अच्छा लगा देखकर। लेकिन शहरबानो अम्ब्रेला एक अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन भी एक अच्छी है कि जो कपड़े को थोड़ा सा गीला करके अगर आप बांध लेते हैं सर पे मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि बट हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पसंद नहीं करती ना कि कपड़े को गीला करेंगे। अच्छा, ये मैं टिप भी उन लोगों को दे रहा हूँ कि जो बाइक ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज बाइक इस्तेमाल करते वक्त आप अम्ब्रेला कैरी नहीं कर सकते, तो आप इस तरह से अपने सर को कवर करके ऊपर हेलमेट पहन लेंगे तो आपकी खासी बचत हो जाएगी। बहरहाल जी डायरेक्ट सन एक्सपोजर से जरा बचें, अवॉइड करें आजकल जब हीट स्ट्रोक ज्यादा है। हाँ, अगर जैसे कल बारिश हुई, इस तरह बारिश के बाद अगर मौसम कुछ प्लेजेंट होता है तो फिर बेशक तो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो एंजॉय से याद आया कि अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो हमारी कुछ इस तरह से है कि एक वाकया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। वाकया है भारतीय शहर लखनऊ से, जहाँ पर चोरी की नीयत से घर में घुसने वाले शख्स ने एसी देखा तो चोरी भूल गया। चोर ने एसी चलाया और वहीं जमीन पर लेटकर सो गया। अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे, तो उनके नेबर्स ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो फौरन से पुलिस को बुलाया। और पुलिस जब पहुंची तो चोर साहब जो थे वो ख्वाबे खरगोश में मौजूद थे, उनको जगाया गया, मशगूल थे। और मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है, उसी चोरी के विजुअल्स हैं ये बिल्कुल ये चोर की वीडियोस हैं। वो बेचारा एसी में वो इतना वो खुश हुआ है ना, उसको इतना सुकून मिला है, इतनी ठंडक मिली है कि वो वहीं पे चोरी करते हुए सो गया। कितना सुकून है, मतलब इतनी गर्मी है। और वो देखिए आप उसकी हालत जो है ना चोर की, इसमें उसके बदन पे लिबास भी नहीं है। इसमें दुख और मजा एट द सेम टाइम है। सही बात, दुख ये है कि वो मजबूरी के हाथों ऑब्वियसली चोरी कर रहा होगा, और फिर मौसम इतना गर्म है कि उसने एसी देखा है, एसी लगा हुआ है, और उसको कमरा इतना चिल लगाया ना, उसने कहा चिल्ड रूम है, वो जाके वहीं पर सो गया, इतना उसको सुकून मिला है। गर्मी ने हर तरफ लोगों को इतना तड़पाया हुआ है। तो सुकून ये साहब को मेरे ख्याल से जेल में मिलेगा। तो देखें तो ऐसा सुकून जो है ऐसा भी होता है।
बचना चाहिए मतलब चोरी से बचना चाहिए, हम एसी से बचने के लिए ये भी तो हो सकता है अजीम कि वो इनके घर में आया ही इसलिए हो कि उसको एसी में सोना हो, वो चोरी करने ना आया हो। ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। मुझे तो इस खबर से ऑब्वियसली ये लग रहा है कि उसको पक्की खबर थी कि इस घर में कोई नहीं है। उसने सोचा तसल्ली से चोरी करेंगे। जब वो घुसा घर में, ठंडा ठंडा कमरा, एसी चल रहा था, उसने कहा चलो घंटा एक नैप लेते हैं, उसके बाद आराम से थोड़ी एनर्जी बहाल हो जाएगी, फिर सारा सामान उठा के लेके जाएंगे। उसने 16 पे एसी चलाया होगा और उसने कहा होगा मेरे कौन सा बिल देना है, चलो मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, तब तक वो लोग नहीं आएंगे। और उसको क्या पता कि इतनी ठंडी और मीठी नींद आएगी कि वो आगे पुलिस स्टेशन में ही खुलेगी उसकी। वाह वाह, तो ऐसा हो जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी, हमने कहा आपके साथ शेयर करें। अब एक और खबर अपने नाजरीन के साथ शेयर करते हैं, और वो ये कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं आजम खान, इनके हवाले से खबर है। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम से अपनी तमाम तस्वीर और वीडियोस आजम खान ने डिलीट कर दी हैं। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि इन्होंने अपनी इन पोस्ट को डिलीट क्यों किया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से हमने ये देखा है कि आजम खान को उनकी फिटनेस की वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। शहरबानो, ये तमाम खबरें सबकी नज़रों से ऑलमोस्ट गुजरी होंगी। इसके अलावा जो साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोइन खान हैं, इनके बेटे होने की वजह से भी आजम खान की ट्रोलिंग की जाती रही है। और इसके अलावा हमने एक और वीडियो देखी, हम देख रहे थे कि वो हमारे खिलाड़ी थे, तो उन्हीं की जानिब से कहा जा रहा था, कुछ अलकाबाद से नवाजा जा रहा था, लेकिन वो उसको वायरल किया जा रहा है। बाबर आजम ने कहा है, वीडियो एक वायरल हो रही थी, उसमें वो कह रहे थे मतलब एक गैंडे, इस तरह की वीडियो। तो आजम खान को हाँ, तो हो सकता है कि लोग इसको बहुत नेगेटिव ले रहे थे, लेकिन मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगी। मुझे लगता है कि जब आपस में काम करते हैं दोस्ती हो जाती है, तो हो सकता है कि वो आपस में खेल रहे थे। शहरबानो, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आपकी दोस्ती हो जाती है बहुत अच्छी, तो ऑब्वियसली आप बगैर सोचे समझे कोई भी बोल देते हैं, किसी भी तरह से आप पुकार लेते हैं। लेकिन एक और जो डार्क साइड ऑफ द स्टोरी वो ये है कि जब आप बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे होते हैं, तो वही चीज आपके साइकोलॉजिकली आपके जो है ना आसाब पे सवार होती है। तो फिर कोई मजाक से भी अगर पुकारे ना आपको, तो वो आपको हिट करते हैं। लोग कह रहे हैं कि लोगों ने इस चीज़ को इतना मतलब सोशल मीडिया पर ना पसंद किया कि बाबर आजम जो है वो आजम खान को कह रहे हैं कि ओए गेंडे, और बॉडी शेम कर रहे हैं। लेकिन उस पर बहुत दूर से वीडियो बनाई गई है, और वो आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग में जब ये लोग काम करते हैं, इतने अरसा काम करते हैं, दोस्ती हो जाती है। हम लोग आपस में दोस्ती में बहुत, लेकिन आजम खान को शहरबानो जो असल में जिस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है ना, वो ये करना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर जो लोग इनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि अब बाबर आजम ने अगर उनको, वो उनके दोस्त हैं या फिर वो कुछ भी हैं, कप्तान हैं, वो उनको प्यार से या मजाक से कह रहे हैं, तो वो बहुत तकलीफ हुई। लेकिन आप लोग जब किसी के पोस्ट पर जाकर कमेंट करके उसकी बॉडी शेमिंग करते हैं, तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होती। और हमारे नाज़रीन को बात समझनी चाहिए कि कुछ लोग बहुत हसास होते हैं मामला को लेके। आपको मेंटल हेल्थ को समझना है, ये बड़ा ही सेंसिटिव मैटर होता है। आप जो मुंह में आए नहीं बोल सकते किसी को भी, और बिलखसूस किसी की जिस्मानी साख्त के हवाले से आप कोई भी बात जो मुंह में आए नहीं कह सकते हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि जो अगला शख्स है वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, और उसे भी अंदाज़ा है कि यार उसका वेट बढ़ा हुआ है, उसे कंट्रोल करना है। कई बार लोग बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सही तरह से अचीव नहीं कर पा रहे होते टारगेट, वो और सेंसिटिव हुए होते हैं। तो ऐसे में उनका साथ देना होता है, उन्हें एक अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, उन्हें बूस्ट अप करना चाहिए। तो बहरहाल जी, आजम खान हमारे अच्छे प्लेयर हैं, तो आई एम श्योर कि वो दिल पे नहीं लेंगे। बाबर आजम भी हमारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो अब प्लेयर से मुझे याद आया कि सियासत की बात कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी उनसे भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। मुल्क की सियासत की बात कुछ यूँ है, तो कानूनी महाज पर तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। इलेक्शन से तकरीबन एक हफ्ता पहले 30 जनवरी को ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई थी, और PTI ने अदालत के फैसले को अपनी जीत करार देते हुए कहा कि ये एक सियासी केस था जो बानी PTI को इलेक्शन से रोकने के लिए बनाया गया, जबकि हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि अदालतों से एक मखसूस सियासी जमात और शख्सियत के लिए नर्म फैसले आ रहे हैं। साइफर केस कौमी सलामती का मामला है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और सीनियर कानून दान एतजाज़ अहसन ने मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए बानी PTI को मशवरा दिया। मशवरा ये था
के जो हमारे अभी हैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से मिले, वो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारे दरवाजे खोल सकते हैं। तो सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे एक गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। अली दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कल फैसला आया है साइफर केस का, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि केस ही कमज़ोर था जिसकी वजह से ये फैसला आया, या फिर प्रोसिक्यूशन की जानिब से गफलत का मुजाहरा किया गया? देखें, जहाँ तक प्रोसिक्यूशन का ताल्लुक है, अब तक जितनी भी केसेस सामने आए हैं उसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना काम नहीं किया हुआ, बल्कि इस एक्सपेक्टेशन में प्रोसिक्यूशन जो है वो कोर्ट में जाती है कि उनको किसी वजह से ये फेवर मिल जाएगी। और इसलिए हम जितने भी केसेस अब जा रहे हैं उसमें एक तो जब केस चल रहा होता है उस वक्त भी महसूस हो रहा होता है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना काम नहीं किया हुआ। इवन अगर सजा भी मिल जाए तब भी ऐसा ही महसूस होता है कि ये प्रोसिक्यूशन की वजह से नहीं हुई, बल्कि किसी और वजह से सजा हो गई है। जल्दी में कर दी जाएगी, सारा दिन रात कार्रवाई को चला के कर दी जाएगी। हर एटलीस्ट किया हुआ फैसला कानून और आइन के तकाजों के मुताबिक किया हुआ फैसला नहीं होता। और अभी भी जितने माहिरीन हैं उनकी यही राय पहले भी थी, केस के दौरान भी थी, केस की उठान में भी थी, कि ये केसेस जो हैं ये कमजोर केसेस हैं जी। और ये अदालत की जो होती है प्रोसेस, उस प्रोसेस में से अपने आप को आगे लेके नहीं जा सकेंगे, और वैसे ही फैसले आ रहे हैं। और दूसरी बात साहब, अभी आप क्या देखते हैं बानी पीटीआई की सिचुएशन को देखते हुए? अभी इद्दत निकाह वाला मामला है, उस हवाले से भी कहते हैं कि इतना मजबूत केस नहीं है, 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, तो आपको क्या लगता है कि वो भी केस फारिग हो जाएंगे और वो रिहा हो जाएंगे? देखिए, इस वक्त की जो सूरत हाल है और जिस किस्म के केसेस चलाए जा रहे हैं, वो तो चलने से पहले बता रहे थे कि उनके अंदर है कुछ। अब इद्दत वाला केस तो एक मजाक केस है और उसके बारे में यही फीलिंग है। बाकी भी जो जितने भी केसेस हैं उनके बारे में अगर आप गौर से उनकी प्रोसीडिंग्स देख लें या उनकी प्रोसीडिंग्स के बारे में आप कमेंट्स को सुन लें, तो आपको ये बड़ी शिद्दत से महसूस होता है कि ना उसने प्रोसिक्यूशन अपना काम किया हुआ है, बल्कि इस उम्मीद पे वो बाल बच्चे होते हैं उन्होंने नकल का इंतजाम किया होता है कमरों में तैयारी करके नहीं जाते। तो सूरत हाल वैसी लग रही है आपको? हाँ, तो ये सूरत हाल वैसी लग रही है जैसे कोई बच्चा जो है वो इन्विजिलेटर के साथ मिलकर नकल की तैयारी करके गया। तो दुरानी साहब, सिचुएशन क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप आने वाले दिनों में? सियासी मंजरनामा क्या होने वाला है? बानी पीटीआई आपको रिहा होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि केसेस उस तरह से नहीं है तगड़े, उस तरह से मजबूत नहीं है। देखिए, रिहा करने के रास्ते में तो हुकूमत कई किस्म की रुकावटें खड़ी कर सकती है। माजी में भी हम देख रहे हैं कि जी कोई बंदा एक केस से एक ही वक्त में 20-20 मुकामात पे एक ही मुकदमा बना हुआ है और जो एक बंदा 20 जगह पे तो नहीं हो सकता ना। तो लिहाजा ये बात कि जी हो जाएंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक बात अब बड़ी क्लियर नजर आ रही है, वो ये है कि पब्लिक का जो ओपिनियन है वो इस वक्त कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो मुल्क के माहौल को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इस वक्त का माहौल ये डिमांड कर रहा है कि हुकूमत जो है वो टकराव के बजाय वो रिकंसिलिएशन की तरफ जाए और रिकंसिलिएशन के जरिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाए। अगर इस वक्त टकराव के माहौल को जारी रखने की कोशिश की गई तो मुझे उसमें ये अंदेशा लगता है साहब, हमारा जो जितना भी जो सियासी हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर कोई भी सियासी जमात जिसको पूरी सपोर्ट हो एस्टेब्लिशमेंट की, वो एक अलग से एक कॉन्फिडेंस इंजॉय करती है, उनका मूड अलग से नज़र आता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जिस तरह से ये केसेस ख़त्म हो रहे हैं तो जो कॉन्फिडेंस मिलेगा पीटीआई को, आपको क्या लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला बेहतर होते नजर आएंगे इसके बाद? देखें, इस वक्त मैंने आपसे तो शायद बात हुई है नहीं, मैंने इलेक्शन के मौके पे जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे उस वक्त किसी ने मेरे से पूछा था तो मैंने उन्हें बताया था कि अगर अवाम की राय बहुत ही क्लियरली किसी साइड पे हो तो एस्टैब्लिशमेंट क्या कोई भी इदारा जो है अवाम की राय के खिलाफ जो है अवाम से नहीं कन्फ्रंट कर सकता। अल्टीमेटली सबने उसी तरफ जाना होता है जिस तरफ अवाम की राय है। और अगर इलेक्शन के देखा जाए तो इलेक्शन के अंदर
पब्लिक की राय ही कानून होती है, पब्लिक की राय ही आईन होता है और पब्लिक की राय ही, तो लिहाजा अगर सब चीजें हकीकत में एक तरफ जा रही हैं तो उसके सामने जो रुकावट पैदा करने वाली फोर्सेस जो होती हैं वो हमेशा नुकसान उठाती हैं, लेकिन वो खुद नुकसान तो उठाती हैं, मुल्क का भी नुकसान। ठीक है दुरानी साहब, आवाम की राय मैटर करती है और आपने इससे पहले ये कहा कि मामलात जो हैं वो मुशावरत से बेहतर होंगे, मुशावरत करनी चाहिए, मिल बैठना चाहिए, और जितने भी तज्ज़िया निगार हैं वो यही बात कर रहे हैं। आप समझते हैं बैरिस्टर एतजाज़ हसन ने भी बानी पीटीआई को मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब से मिले, दरवाजे जो है ना पीटीआई के लिए खुल जाएंगे, तो कौन से दरवाजे खुलते हुए देख रहे हैं, हालात बेहतर हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैं तो आपको पता है कि पिछले 2 महीने से ये बात मुसलसल कह रहा हूँ कि भाई अगर रिकंसिलिएशन हो तो वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग, पार्लियामेंट 3 इदारों का नाम होता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंसी, सेनेट और नेशनल असेंबली। जब तीनों को इकट्ठा देखा जाए जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, ये वक्त है कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सारे मामले को ला के मुल्क के अंदर एक मुफाहमत का माहौल पैदा किया जाना चाहिए। मेरा ख्याल है एतजाज साहब ने भी यही बात कही है कि इस मामले में प्रेसिडेंट कैन प्ले अ रोल, और मेरी तो राय भी है कि प्रेसिडेंट को इस वक्त रोल अदा करना चाहिए, वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस भी हैं, इसलिए एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी भी हुई है और पार्लियामेंट का फेस भी हुई है, और एक ट्रेडिशनल उनकी पोजीशन है, और ये पोजीशन जो है ये तकाजा करती है कि ऐसी सूरत हाल में जब कोई इशू रिजॉल्व ना हो रहा हो तो प्रेसिडेंट जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान इस वक्त जो सियासी कंसेंसस है वो करा सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का जो कंसेंसस है वो करा सकते हैं। दुरानी साहब, आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन की जो जमातें आने वाले दिनों में सड़कों पर आती है, आपको नज़र आती है? मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक नज़र आते हैं, वो सियासतदानों से मुलाकातें कर रहे हैं। इसके अलावा नून लीग ये इल्ज़ाम लगा रही है कि पीटीआई को दुश्मन मुल्क फंडिंग कर रहा है और पीटीआई एक और 9 मई की साजिश कर रहे हैं। देखिए, नून लीग ने ये जो राउट लिया है और ये जो कॉन्सेप्ट लिए हैं, मैंने, आप पता है, जब इलेक्शन से पहले मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज, इनको सियासत में ना घसीटें, मतलब पाकिस्तान को गद्दार बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें और जमहूरियत को इंतकाम के लिए ना करें और फौज को सियासी बारबरदारी के लिए इस्तेमाल ना करें। मैं अभी भी हुकूमती पार्टी से इंतहाई आजिज़ाना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो इस वक्त जो टकराव का माहौल पैदा कर रहे हैं, जो गद्दार बनाने की कर रहे हैं, जो गद्दारी के मुकदमात की बातें कर रहे हैं, आज तक ना गद्दारी, ना इद्दत का मुकदमा किसी को खत्म कर सकता है, ना मतलब ना इवन जब कत्ल के फांसी के फैसले भी जो होते हैं वो भी किसी को सियासी तौर पर खत्म नहीं कर सकते। मियां साहब पे भी दुरानी साहब, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा मामला पेश आया? साइफर का मामला तो है एक रियल स्टोरी है सर, क्योंकि खुद बानी पीटीआई की जो तकरीर है जिसके दौरान उन्होंने वो अपनी वेस्ट कोट में से या कोट की जेब में से निकाल के लहराया था और बताया था, वो तो ऑन रिकॉर्ड है कि ये साइफर है, लेकिन बाद में प्रोसिक्यूशन का ये जिम्मेदारी थी कि वो साइफर को प्रोड्यूस करते अदालत में, ना ट्रायल कोर्ट में वो उसे प्रोड्यूस कर सके, ना उसके बाद हायर कोर्ट में। देखिए, असल में वो साइफर जो वो कागज था उसका तो खैर रंग के बारे में कहते हैं सफेद था, काला था, वो असल वो सब चीजें जो डिटेल्स होती हैं वो अपनी जगह होती हैं। पॉलिटिकल जो कॉनोटेशंस होती हैं, पॉलिटिकल एक्शंस जो होते हैं, उनकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं, लेकिन कानून की नजर में मुल्जिम और मुजरिम के दरमियान जो फर्क है इसका एहसास करते हुए प्रोसिक्यूशन को जगह पे जाकर अपना मुकदमा बनाना चाहिए। ऐसे मुकदमा अली दुरानी साहब, जाते जाते कमेंट कर दीजिएगा, आज भारत के इलेक्शन जो हैं उनका रिजल्ट आने वाला है, तो जो एग्जिट पोल में रिजल्ट आया है वो उसमें तो कामयाबी मोदी की हो रही है, समझ रहे हैं कि अगर मोदी कामयाब होता है तो हमें नुकसान होगा इसमें और भारत को फायदा होगा? देखिए, मोदी का कामयाब, वहाँ तो कामयाब तो अमूमी वहाँ करेक्शन कमीशन और वहाँ का सारा प्रोसेस जो है वो बहुत इंटैक्ट है, और वहाँ जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस में ऊपर आएगा यकीनी तौर पे वो
वो अवाम के वोट से ही आएगा। और लेकिन मोदी साहब का वहां आना, मोदी साहब का माजी, और इस दफा जो उन्होंने हर दफा हर इलेक्शन के अंदर जो अपना नैरेटिव और अपना एजेंडा सेट किया है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव एजेंडा हमेशा सेट किया है। इस दफा वो पहले से मतलब AJK के रेफरेंस से अपना एक एजेंडा सेट करके चले। मैं समझता हूँ कि उनका अगर वो वहां जीतते हैं तो उनकी जीत जो है वो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए यकीनी तौर पर एक चैलेंज होगी, और उन्हें जल्द जो है अपने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए जो है दुनिया को और भारत को ये पैगाम देना होगा कि हम किसी के खिलाफ जंगी कैफियत नहीं रखते, लेकिन हम अपने मुल्क और अपने जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको हम प्रोटेक्ट करने के लिए ना सिर्फ हम यकजा हैं बल्कि मुत्तहिद भी हैं और बिल्कुल अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपने सामने वक्त दिया, अपना तज्जिया दिया। नाजरीन, खबर है कराची से, आपको बताते हैं कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है वहाँ पर, और पढ़े लिखे नौजवान डकैतों के हाथों नाहक मारे जा रहे हैं। ख़वातीन हों, बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, कोई भी महफूज नहीं है। 2 दिन पहले का बड़ा अफसोसनाक वाक़या गुलशन इकबाल में, जहाँ डाकुओं ने गोल्ड मेडलिस्ट केमिकल इंजीनियर हाफिज़ कुरान नौजवान इर्तिका नदीम को भी गोलियां मारकर उसकी ज़िंदगी छीन ली। और इस वाक़े की CCTV फुटेज फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है, लेकिन ये मामला जू का तू है, हल होते नज़र नहीं आ रहा है। और शहरबानो, हमने देखा है कि शहर कायद से जब भी खबरें आती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम चोरी डकैती जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं, इस हवाले से हमारे मीडिया के भी कुछ लोग इसका शिकार बने और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई सुनकर। उसके बाद जब इस तरह के नौजवान जिनका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ वो अपनी हिफाजत कर रहे होते हैं, वो हक हलाल की कमाई रोज़ी से अपने घर वालों का गुजारा कर रहे होते हैं, माँ बाप ने पता नहीं कितने पैसे लगाकर उनको डिग्रियां दिलाई होती हैं, उन डिग्रियों के बाद जाकर वो कामयाब होते हैं कहीं नौकरी मिलने को। अब पता नहीं वो नौकरी भी इस काबिल होती है कि नहीं, कि जितने पैसे उनकी स्टडीज पे डिग्री पे लगते हैं उतने शायद उनको पता नहीं कितने सालों में जाकर नौकरी से मिलते हैं। और शहरबानो, ऐसी सूरत में इतना खतरनाक हद तक नौजवानों का कत्ल, फिर अफसोस इससे भी ज्यादा इस बात पे अजीम कि नौजवानों के कत्ल तो आपने कर दिया लेकिन इंसाफ नहीं मिला किसी को, इंसाफ नहीं मिला। और मैं नंबर्स थोड़े अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जी एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल कराची में डकैती मुज़ामत पर 71 अफराद जाँ बहक हुए हैं जी। 71 अफराद जाँ बहक रवां साल, 450 से ज्यादा जख्मी। अल्लाह अकबर। और हम देख रहे हैं कि जवान नौजवानों की बहुत से लड़के ऐसे हैं, बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे जो नहीं होते। सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि लोगों की रिपोर्ट सामने आती है कि जवान है, 2 बच्चों का बाप है, 4 बच्चों का बाप है, मार दिया गया, मज़ाहमत की नहीं की, कुछ मिला नहीं मिला, उनकी मर्जी है, वो गोली मार देंगे, पूछने वाला कोई भी नहीं। और शर्मानो भी क्या सिचुएशन है, बात करते हैं ब्यूरो चीफ कराची शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद। शुएब, आप का बहुत शुक्रिया वक्त का। हम देख रहे हैं कि एक और जान चली गई और CCTV फुटेज भी सामने है। किसी की शनाख्त हुई या ये भी केस बस रद्दी की नजर हो जाएगा? जी देखिए, कराची में ये तो अब बहुत ज्यादा मामूल होता जा रहा है कि कराची में डकैती मज़ाहमत पे शहरियों की जाने जा रही हैं। परसों भी जिस नौजवान को कत्ल किया गया है 2 रोज कबल, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट था और आपके सामने है कि कराची में इसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने सिर्फ कार्रवाई ये की, हुकूमत ने कि SHO गुलशन इकबाल को मुअत्तल किया और मामला रफा दफा हो गया। उसके बाद सियासी जमात के कायदीन भी उसके घर पे जाके ताज़ियत कर रहे हैं, अहले खाना से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि कराची में रोजाना की बुनियाद पे इस तरह के वाकयात को रोकने के सद्देबाब के लिए कोई भी नहीं है। शुएब, अच्छा, हमने देखा कि सूबाई हुकूमत दावा कर रही थी कि भाई अब तो मामला सेटल हैं कराची में, वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स की जो रेशो है बहुत कम हो गई है, तो ये दावे सामने आ रहे हैं उनके। जी देखिए, कराची में यही सिचुएशन है कि स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए संजीदगी से इकदाम करने की जरूरत है, जो हमें दिखाई नहीं देते। कराची में इस वक्त सिचुएशन ये है कि हर शहरी जब घर से निकल के अपने ऑफिस के लिए जाता है, ऑफिस से घर आता है या बाजार में जाता है या अपनी फैमिली के साथ कहीं निकलता है, तो उसको ये खौफ होता है कि कोई मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान आएंगे, उससे चंद रुपए के मोबाइल फ़ोन की खातिर गोली मार देंगे या उससे छीन के ले जाएंगे। कराची में मोबाइल फ़ोन के छीनने के इतने ज़्यादा वाक़यात हैं कि लोग पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट तक नहीं करवाते।
और उसकी बुनियादी वजह यही है कि उन पुलिस पर्चा नहीं काटती, फिर उसके लिए धक्के खाना इंतहाई एक मुश्किल मरहला होता है। और अच्छा उसमें भी शोएब, पुलिस हमने वालों ये को भी पैसे देखा खिलाते कुछ कुछ सोशल मीडिया पर फुटेजेस ऐसी भी हैं कि अब तो शहरी खुद वेपन कैरी करना शुरू हो गए हैं। अब तो कई शहरियों ने खुद अपने साथ एक वेपन रखा हुआ होता है, तो ये भी कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, खतरनाक हो सकता है ना, क्योंकि इससे कोई आपकी जाती दुश्मनी का मामला हो तो आप उसको भी डकैत कह के मार सकते हैं। और कराची में ये चीज़ कॉमन है कि इस तरह से किसी को भी पहले भी माजी में वाक़यात हुए हैं कि आपने कहा ये डकैत है और उसको आपने मार दिया और वो बाद में पता चलता है कि वो डकैत नहीं था, वो आपका जाती दुश्मनी का कोई एलिमेंट वाला मैटर था। तो कराची में ये वाले वाक़यात सामने आते हैं। लेकिन जब स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए रेंजर्स, पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट इदारे कामयाब नहीं होंगे तो शहरी अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? इस वक्त आपको पता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखना जेब पे खर्चा आता है, लोग उसको हायर हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। शोएब, इन हालात में जब लोग अपने घर वालों को खाना खिलाते हुए 100 दफ़ा सोच रहे होते हैं कि पता नहीं अगला खाना हमें नसीब होगा कि नहीं होगा। अच्छा, आइंदा आने वाले दिनों में तो ईद उल अज़हा चूँकि आने वाली है, अब लोगों ने शॉपिंग भी करनी है, उसके साथ साथ लोगों ने जानवरों को भी ख़रीदना है, मंडी भी जाना है, तो ऐसी सूरत में कोई तहफ़्फ़ुज़ात या कोई इक़दामात किए जाएंगे ख़ुसूसी? देखें शहरबानो, अभी कुछ दिन कबल तो कराची में 2 बकरे चोरी होने की, छीन के ले जाने की सीसीटीवी भी वायरल हुई। बिल्कुल, गाड़ी में लोग आते हैं, 25-50 लाख वाली गाड़ी में आते हैं, 2 कीमती बकरे छीनते हैं और फरार हो जाते हैं। वो बकरे भी अभी तक नहीं मिले जिनके छीने गए हैं। तो आप तो मोबाइल फ़ोन की बात कर रही हैं। कराची में तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि डकैतों को इतनी आज़ादी है कि वो जिससे जो चाहे छीनते हैं। मैं वही कह रही हूँ शोएब कि अब जब लोग जाएंगे मंडी में तो कैश लेकर जाएंगे, कैश कैरी करेंगे, क्योंकि जाहिर है वहाँ पर एटीएम तो नहीं है कि वो कार्ड जाके दे और वो व्यापारी जो है वो मशीन रख के कार्ड से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ले। और कई दफा तो शहरबानों व्यापारियों को ही लूट लिया जाता है। एग्जैक्टली, तो कौन है मुहाफिज? जी बिल्कुल, देखें एक तो इस दफ़ा जो कराची की जो सुपर हाईवे पे से आगे नॉर्दर्न बाईपास पे जो मंडी मवेशी लगी हुई है वो काफ़ी सन्नाटे वाली जगह है। वहाँ पे लूट मार के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर ये मंडी की जो तमाम ट्रांजैक्शंस होती हैं 90% इसमें कैश इन्वॉल्वमेंट होती है। लोग कैश लेके जाते हैं, भाव ताव करते हैं, वहीं पे सौदा होता है, पैसे देते हैं और आ जाते हैं। तो ये सारा काम जो बकरीद के मौके पे होता है ये तो 90% कैश होता है। इसमें गाड़ी वाले को भी आपको कैश पैसे देने होते हैं जो जानवर डिलीवर कर रहा होता है। अच्छा शोएब बन्नी, ये जो बिलखसूस मामला है इर्तिका नदीम का, ये कहाँ तक पहुँचा है? इस हवाले से भी कुछ अपडेट दे दीजिए। देखें अभी तक कोई मुलजिम तो सामने नहीं आया, हालांकि सीसीटीवी बिल्कुल सामने आई जिस तरह से उससे बाइक छीनने के दौरान मज़ाहमत हुई, मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान, लेकिन उसके बाद कोई अभी तक गिरफ्तारी तो अमल में नहीं आई है। अभी पुलिस इस पे जियो फेंसिंग वगैरह पे काम कर रही है। इसके अलावा इन्होंने वहाँ की सीसीटीवी वीडियोस हासिल करी हैं। SHO सस्पेंड हुआ जो कि मैंने आपको बताया कि वज़ीर दाखिला के अहकामात पे हुआ। उसके बाद वहाँ पे हमने देखा कि SSP इन्वेस्टिगेशन भी वहाँ पे गए, SSP ईस्ट भी गए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। आप देखें कि एक माँ बाप के लिए उनका बेटा एक गोल्ड मेडलिस्ट कराची के आला तालीमी याफ्ता इदारों से पढ़ा हुआ, IB और हमदर्द यूनिवर्सिटी जैसे इदारों से पढ़ा हुआ बच्चा चंद हज़ार के मोबाइल फ़ोन की खातिर इस दुनिया से चला गया। उस घर पे क्या गुजर रही होगी, उनके अहले खाना पे क्या गुजर रही होगी, और हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे इक़दाम नहीं उठाए जाते। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के वाक़यात की लातादाद वाक़यात भरे हुए हैं जहाँ पे नौजवान चंद रुपयों के मोबाइल फ़ोन की खातिर मारे जा रहे हैं डकैतों के हाथिर। और ये डकैत जो है अगर पकड़े भी जाते हैं तो ये थाने से जब जेल जाते हैं तो ये छूट के आने में इनको सिर्फ 2 से 3 महीने लगते हैं। बिल्कुल, अगर मुजरिम पकड़ा भी जाता है तो वो बाद में दोबारा छूट जाता है क्योंकि सबूत नहीं होता है। बहुत शुक्रिया आपका शोएब, आपने तफसीलात से आगाह किया कि इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, उस हवाले से डिटेल्स बता रहे थे। इस सेगमेंट में हमारे साथ नौजवान रिसर्चर नक्श काजी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज वो नई रिसर्च क्या लाई हैं। क्या है आज आपकी पटारी में? वालेकुम। आज का टॉपिक है जी इमोजीज। इमोजीज जी, इमोजीज, क्योंकि इमोजीज जो है ना आजकल बहुत हमारी कन्वर्सेशन का पार्ट बन गए हैं। और मज़े की बात यह है कि जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, स्पेशली जब हम टेक्स्ट करते हैं ना, तो उसमें इमोशन का पता नहीं लगता। तो इमोजीज जो है ना उसमें टच डालते हैं, उस इमोशन का साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं। तो हमें बताएं कि कैसे टच डाल सकते हैं? कैसे टच डाल सकते हैं, राइट यूज ऑफ इमोजी। हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो मज़े की बात आपको ये बताएं कि देयर इज़ दिस इमोजी जो आपने भी सबने बहुत यूज़ किया होगा, वो लाफिंग वाला इमोजी विद द टीयर्स इन द आईज।
हाँ वो जो बिल्कुल ठीक है? आंसू निकल रहे होते हैं हंसते हुए। आंसू निकल रहे होते हैं। आपको पता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने उसको 2015 में वर्ड ऑफ द ईयर कहा, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर। और मजे की बात है कि हंसने वाली है, मतलब जी दिखा भी रेटिंग जी जी बिल्कुल, और उसको वर्ड ऑफ द ईयर कहा और टिल डेट वो इतना पॉपुलर है कि सबसे ज्यादा यूज वो होता है। अच्छा जी। और अच्छा मजे इसका वाकई ये इसका भी एक हाई एक्सप्रेशन भी आया हुआ है जो थोड़ा टेढ़ा होता थोड़ा है। टेढ़ा हाँ होकर। वो उसमें आता है वो पंजाबियों का स्टाइल है कि मतलब हंसते हंसते हाँ लोटपोट हो और वो गए। दो होते हैं। ये अगर LOL अगली है ना, emoji कौन ये सी? अगर LOL है ना तो वो फिर ROFL है, यानी कि Ruffle. रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, ठीक है, यू या, करके, या। ठीक है। अच्छा, और मजे की बात ये है कि जो इमोजीज है ना वो डिफरेंट कल्चर्स के उससे भी मीनिंग बदलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ये कल्चर, एक ये इमोजी है, ठीक है। हाथ थैंक्स जोड़े के लिए यूज होता है। अब आप थैंक्स लिखेंगे तो ये इमोजी आ जाएगा, हाँ। ठीक है। लेकिन जो हमारे इंडियन कल्चर में लोग जो है नमस्ते करते हैं, और हम लोग ठीक भी है, कहते हैं जान छोड़ो। हम कहते हैं जान छोड़ो, बस बहुत हो गया, माफी ठीक है। दे दो मैडम। माफ इट इज कर अप दो। टू यू हाउ यू अच्छा यूज दैट। मैंने कहीं पे ये भी सुना था कि एक्चुअली में जो ये इमोजी है इट्स हाई फाइव। हाई फाइव, यस, हाई फाइव भी है ना यस। ये शुरू में जब ये स्टार्ट ही हुआ था ना तो इट वाज इंटेंडेड इस तरह हाई से फाइव के कि लिए। टू हैंड्स हैं, मतलब एक मेरा हाथ है और एक आपका हाथ हो गया और हम ऐसे हाई फाइव कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो यूं आया तो लोगों को लगा कि एक ही बंदे ने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, तो शायद ये इस सेंस में है। तो इस तरह डिफरेंट कल्चर्स जो हैं डिफरेंट मीनिंग्स उसके निकाल एक लेते हैं। ऐसी है कि जिसमें आपको फ्लू दिखाया गया, लोग उसको रोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, वो फ्लू होता है। बिल्कुल ऐसी है। फिर एक ये इमोजी होता था, ये ओके का होता था, लोग उसको अपने मीनिंग्स में यूज करते। जी, ये ओके और ये करके किस कल्चर में Okay. ओके होता है वैसे? पता नहीं, जो इसको ओके करा ले, कौन से culture में ओके कैसे कहते थे? जो इसको और ओके ये करा वाला ले। जो आता है सर क्यों ये blessed। तो ब्लेस्ड का, हाँ ये तो ब्लेस्ड का, ये एंजल वाला जो एक वो ऊपर आ जाता है ना, तो ये तो ब्लेस्ड का। अच्छा, उसमें एक और मजे की बात ये है कि ये जो थम्स अप है, जी जी जी। हम थम्स अप समझते हैं, ठीक है, गुड लक, थम्स अप, Okay. वेरी गुड, ओके, छोटी बात करनी है तो ओके। अच्छा, लेकिन कुछ कल्चर्स में इसको बुरा समझा जाता है। अच्छा जी, कुछ कल्चर्स में लाइक ईरान, इराक, ग्रीस, इटली, इनके कुछ कल्चर्स में, साउथ अफ्रीका कल्चर्स में इस थम्स अप को बुरा समझा जाता है, ठीक है। बस दे टेक इट एज अ बैड मीनिंग ना, कि मतलब यू शो योर फिंगर लाइक दैट वगैरह में तो इसको भी जो ये वाला है ना, इसको गलत बुरा समझा जाता है। जी, जैसे कि और भी कल्चर्स में होते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें फिर ये है कि अब जो हमारे इमोजीज है ना, जहाँ पे वो हमारी आसानी कर देते हैं कि कुछ जो है उनके मीनिंग सेम है। जैसे रेड हार्ट भेज दिया, दैट इज फॉर लव। जी, जी। जैसे स्माइल भेज दिया तो दैट इज ओके, यू आर हैप्पी। सैड भेज दिया, यू आर सैड, ठीक है। एक फायर इमोजी बड़ा निकला था, ठीक है, Fire emoji। वो फायर बनी हुई थी, ठीक है, और वो लिट जी, 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 ऑन फायर, exactly। जबरदस्त, मतलब अप्रिशिएट करने के उसमें, ठीक है। अच्छा, अब मज़े की बात आपको बताऊं कि 17 जुलाई 2014 को इमोजी ऑफ द डे, ठीक है, मनाया जाता है। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जो इमोजी का साइन है ना कैलेंडर वाला, उस पर 17 है। आपने कभी नोट किया है कि भी आप कैलेंडर वाला डालना चाहें ना उस पर, तो वो एक कैलेंडर सा बना होगा, उस पर 17 लिखा होगा। सही, 17th of July। यस, तो उन्होंने 17 जुलाई 2014 को इमोजी ऑफ द डे कहा। और अब एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी जी, कि इमोजी और इमोज, इसमें भी बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोनाउंस होता है इमोज, और जैसे यूके में ब्रिटिश कहते हैं इट्स इमोज, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो है अमेरिकन इंग्लिश को करते हैं, या फिर नॉर्मल हम इसको इमोजी कहते हैं, जबकि इसकी जो स्पेलिंग है वो इमोजी की है, लेकिन ये यूज होता है इमोज। अच्छा, तो इसमें हम अगर बात करें तो इमोजी निकला कहाँ से? इमोजी इज अ जापानीज वर्ड, ठीक है। इसमें ई का मतलब होता है पिक्चर और मोजी का मतलब होता है करेक्टर, दैट इज पिक्चर करेक्टर। जी जी, तो और मजे की बात है कि लोग ये समझते हैं कि स्मार्टफोन के आने के बाद इमोजी, मैंने कहा आज इमोजी लगूं मैं जरा थोड़ी सी ना येलो शेरबानो सही बोला था, ये वाला ओके जो है फिर जापानीज में ही है, क्योंकि ये इमोजी बनाने वाले जापानीज। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें ये था कि हम समझते ये हैं कि कॉमन कंसेप्शन ये है कि जैसे स्मार्टफोन्स आए ना, वैसे इमोजीज जो है ना वो लोगों ने मुतारिफ कराए। जैसे कि आईफोन में जो है 2011 में जब उन्होंने iOS 5 लॉन्च किया, iOS 5 दिया आईफोन्स में, तो उसमें बिल्ट इन इमोजीज थे कीबोर्ड में, ठीक है। और इसी तरह जब इसने एंड्रॉयड ने किया 2013 में, तो उन्होंने भी इंट्रोड्यूस करा दिए। तो कॉमनली समझा ये जाता है कि शायद इमोजीज आए थे, हालांकि ऐसी बात नहीं है। 1999 में इमोजीज जो इंट्रोड्यूस कराए गए थे। जापानीज बंदा था जो एक मोबाइल कंपनी में काम करता था, डोकोमो, उसमें ना
डोकोमो। अच्छा, डोकोमो। कोकोमो पाकिस्तानी ब्रांड है। बिल्कुल। अच्छा, और मज़े की बात है, उससे पहले इमोजी से पहले ये होता था, अगर आपको याद हो तो पंचुएशन का इस्तेमाल हम करते थे, कॉलन लगा के ना, ये जो 2 डॉट्स होते हैं कॉलन, और आगे ब्रैकेट होती थी तो स्माइल है, और ये वाली ब्रैकेट होती थी बटन्स वाला फॉन्ट था, उसमें हम खुद से लगाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये वहाँ से जो है ना ये आइडिया निकला। अच्छा, फिर मज़े की बात ये है कि ये भी जो आपने देखा है इमोजीज अब तो बहुत हो गए ना, अब तो बहुत ज़्यादा इमोजीज आ गए हैं। अब जैसे कि देयर आर लाइक 3,300 प्लस इमोजीज राइट नाउ, ठीक है। और उसमें ये है बड़ी खुशी होती है कि अब नए नए इमोजी आ रहे हैं, आपको ज्यादातर लिखना नहीं पड़ेगा, वो लिखना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, और अच्छी बात ये है कि हर कल्चर से आ रहा है। नाउ यू कैन फाइंड अ तस्बीह आल्सो, यू कैन फाइंड अ प्रेयर वाली दुआ वाला आल्सो, ठीक है, यू कैन फाइंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो उसमें ये मज़े की चीज़ है कि जैसे इवॉल्व हो रहे हैं ना आपकी कन्वर्सेशन में, आप देखें अब इससे भी लोग जो है ना वो ये चेक करते हैं कि किसी की कितनी पॉपुलैरिटी है। अगर आप देखें सोशल मीडिया पे रिएक्शंस के ऊपर, जब लोग रिएक्शन, यहाँ पर मैं बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब सेहत से मुतल्लिक बात करते हैं। पंजाब भर में खसरे की वबा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। लाहौर, मुल्तान और खानेवाल समेत दीगर शहरों में सैकड़ों मरीज ज़ेरे इलाज हैं। और वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तस्दीक किया है कि पंजाब में खसरे से अब तक 18 अमवात हो चुकी हैं। खसरे की अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, ये जान लेते हैं। हमारे गेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के हेड ऑफ इमरजेंसी डॉक्टर नासिर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वेलकम करते, सबसे पहले तो आपको बहुत अरसे के बाद आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। पंजाब भर में हम देख रहे हैं कि ये खसरे की वबा जो है शिद्दत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। कितनी ख़तरनाक है ये बच्चों के लिए, और इससे बचाव कैसे मुमकिन है? देखें, जो जहाँ तक खसरे की बात है, यानी जिसको वैसे मिज़ल्स कहते हैं, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं जितनी भी, 10-12 हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीन होते हैं जी, उनमें से ये एक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बीमारी है। अच्छा, डेंजरस इन द सेंस कि ये बड़ी कंटेजियस है। अगर किसी एक बच्चे को घर में होगी और अगर बाकी बच्चे इम्यून नहीं हैं, उनको वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो ये 100% सारों को हो जाएगी उस घर में। और अगर एक क्लास में बच्चे हैं, अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चे को खसरा निकलता है और उस क्लास में 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी, जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई, तो आप समझ लें कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर 20 के 20 को भी निकल आएगा। तो डॉक्टर साहब, इस खसरे की कोई स्पेशल वैक्सीन अलग से होती है, या ये जो बच्चों को हिफाजती टीके लगते हैं बचपन में उसके अंदर ये कवर होता है? असल में इसकी ज़्यादा वैक्सीन उसी में लगती है जो होती है। हाँ, जो मीजल्स की वैक्सीन है, जो EPA का स्केड्यूल है, 9 मंथ पे एक टीका लगता है। जी जी जी। फिर 15 महीने पे दूसरा टीका लगता है। अगर जिसको 9 महीने पे एक टीका लगाओ, उसमें आप समझ लेंगे कि 80-85% प्रोटेक्शन हो जाती है। जब 2 टीके लग जाते हैं तो आप 95-98% प्रोटेक्शन होती है। उसमें ये होता है कि अगर फिर भी किसी को खसरा निकलेगा ना, अगर किसी के साथ कोई ऐसा बच्चा इन कॉन्टेक्ट आता है, तो उसको जो पर खसरा निकलेगा सिर्फ चंद निशान, चंद रैशेस, चंद दाने निकलेंगे, हल्का सा बुखार होगा, 3 दिनों में बच्चा ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी वैक्सीन नहीं हुई है तो फिर उसको फुल ब्लोन 10 दिन का बुखार, फिर नमूनिया होने का भी चांस है, फिर उसको पेट भी उसका ख़राब हो सकता है, उसके कानों में सरेशा भी जा सकता है, उसके दिमाग पे भी असर हो सकता है। और फिर उसके बाद इसमें और है कि उससे बच्चे मेलनरिश्ड हो जाते हैं, उनका खाना पीना कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं। ये इम्यूनिटी को भी सप्रेस कर देता है। वंस अगर किसी को मीजल्स हो जाए, 2 से 3 महीने उसकी इम्यूनिटी सप्रेस रहती है। सही। उसका ये नुकसान ये होता है कि वो ठीक भी हो जाएगा 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, कोई भी और बच्चा जिसको खांसी ज़ुकाम भी है ना, वो इसको लगा देगा। किसी का पेट भी ख़राब है, उससे फिर इसको लग जाएगा। तो डॉक्टर साहब, वल्नरेबल एज ग्रुप क्या है? वल्नरेबल एज ग्रुप देखें, वैसे तो मदर से इसकी प्रोटेक्शन ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से 9 मंथ पे इंजेक्शन लगाते हैं ना, लगाने को हम फिर 6 में, 5 में, 4 में भी लगा सकते हैं। जो मदर से प्रोटेक्शन ट्रांसफ़र होती है, एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं, वो 9-10 महीने, 1 साल तक प्रोटेक्ट रखती हैं बच्चे को। इसलिए बाकी दुनिया में 1 साल पे जाके वैक्सीन लगाते हैं। सही। अनफॉर्चुनेटली हमारी मदर्स भी प्रोटेक्टेड नहीं है, उन्होंने भी छोटे होते वैक्सीनेशन नहीं करवाई। इस वजह से उनके बच्चों को 6 महीने पे भी निकल आता है, कई दफ़ा 5 महीने पे भी निकल आता है, 4 महीने पे भी निकल आता है। जहाँ मदर्स प्रोटेक्टेड होती हैं तो बच्चे को साल से पहले नहीं निकलता, खसरा नहीं निकलता, और 9 महीने पे इंजेक्शन लग जाता है बच्चे को, फिर साल पे या 15 महीने पे दूसरा टीका लग जाता है। तो वो एक ऐसा साइकिल चलता है। अब देखें बाकी दुनिया में बहुत हद तक इसमें कंट्रोल हो चुका है। ये मैंने कहते हुए सुना है, पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, ये बताइएगा कि ये हकीकत है या फिर ये मिथ ही है कि हर शख्स को एक दफ़ा ज़रूर मिज़ल्स होंगे? नहीं, ये मिथ है, ये हर एक को एक दफ़ा ज़रूर बिल्कुल नहीं होंगे। चिकन पॉक्स के बारे में भी कहते हैं। चिकन पॉक्स एंड मीज़ल्स। हाँ, चिकन पॉक्स ही चूँकि EPA में या गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीनेशन है उसमें उसकी वैक्सीनेशन नहीं है। सही, ठीक है ना। और प्राइवेट सेटअप में इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन चूँकि एक्सपेंसिव है तो फिर बहुत थोड़े लोग लगवाते हैं। अब देखें ना, अब कितनी एज में लगवा सकते हैं वो 1 साल पे लगती है जाके। तो 1 साल के बाद लगा सकते हैं? हाँ जी, 1 साल के बाद जब भी वो लगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं।
क्योंकि वो उसमें कवर्ड नहीं है, तो इसलिए वो लोगों को वैक्सीनेशन हुई नहीं होती। वो फिर वही बात है जैसे मैंने कहा कि एक बच्चे को निकला तो फिर एक से दूसरे को तीसरे को चौथे। लेकिन चिकन पॉक्स का जो रूटीन में बच्चों में निकलता है वो इट्स नॉट एज डेंजरस एज मीजल्स। हाँ, क्योंकि उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस उसमें भी होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन मीजल्स की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो डॉक्टर साहब अभी पंजाब में क्या सिचुएशन है, अस्पतालों की सूरत हाल बताएं हमारे नाज़रीन को ज़रा। अभी तो ज़ाहिर है आजकल एपिडेमिक आपने देखा है, एक तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए हैं एपिडेमिक आई है इसकी, बहुत सारे बच्चों को हुआ है। काफ़ी बच्चे आते हैं जो तो माइल्ड मॉडरेट कंडीशन वाले होते हैं, उनको तो हम मेडिसिन दे के एडवाइस करके जी क्या करना है घर भेज देते हैं। जिनको सीवियर होता है, नमूनिया होता है, साथ कोई और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनको फिर एडमिट करना पड़ता है। तो जो एडमिशन्स होते हैं उसमें भी कुछ बच्चे तो 5-6 दिनों में ठीक हो जाते हैं, कई 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते भी लग जाते हैं जिनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अभी बच्चे बहुत सारे दाखिल हैं हॉस्पिटल्स में, अक्सर हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं, और प्राइवेट क्लिनिक्स पे भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। अभी विद इन सिटी अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप ये प्रिडिक्ट करते हैं या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं मेन सिटीज़ के वहाँ पे ज़्यादा वर्स होगा ये? नहीं, जो अभी एडजेसेंट एरियाज़ लाहौर में जैसे हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, इसमें तो एडजेसेंट एरिया से भी बच्चे आते रहते हैं, ये हर तरफ से आ रहे हैं, हमारे कसूर से भी आते हैं, पतोकी से भी आते हैं, डिफरेंट जगहों से आते हैं। वहाँ पे भी इसी तरह ही है, जहाँ जैसे इधर है वैसे ही वहाँ पे भी इसकी मतलब उसी तरह फैला हुआ है। लेकिन अभी आप कह लें कि होपफुली जैसे स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं, अब वो जो एक ट्रांसमिशन का साइकिल रुक जाएगा। हाँ, वो रुक जाएगा। तो उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन तक इसका ये जो एक इतना ज़्यादा इसका जोर है ना, वो कम हो जाएगा। बहुत उम्मीद है। कुछ लोग ना घरेलू टोटकों की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि ये 10-15 दिन तो रहेगा ही, कोई ज़रूरत नहीं मेडिसिन देने की, पहले ही उसकी बॉडी इतनी तकलीफ में है, बुखार शिद्दत का उसको हो गया है, शिवरिंग भी होती है इसमें बच्चे को, तो मत जाओ डॉक्टर के पास, कितना खतरनाक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई लोग तो कहते हैं जी बुखार है ना, दाने निकल आए हैं, अगर 102 बुखार है ना, इस पर कंबल लपेट दें, कंबल कंबल और रज़ाई लपेट के 102 के 103 कर देते हैं, 103 से 4 कर देते हैं, घर पे लपेट के रखते हैं। क्योंकि ज़रा पहले आज से 100 साल पहले अगर इसका कोई इलाज नहीं था, कोई ड्रिप्स नहीं थी, कोई इंजेक्शंस नहीं थी, तो इस वजह से लोग उस चीज़ को जो फॉलो कर रहे थे उसको फॉलो करते चले जा रहे हैं। हालांकि बुखार किसी वजह से भी हो, खसरे की वजह से हो, चिकन पॉक्स की वजह से हो, गला खराब की वजह से, जब 102, 3, 4 बुखार जाए, लपेटना नहीं चाहिए। हाँ, लपेटना नहीं चाहिए, उसको खुला रखना चाहिए ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हाँ जी वो नॉर्मल हो। और दूसरा कि किसी डॉक्टर को दिखाएं जाके, ताकि वो एटलीस्ट बुखार उतारने वाली मेडिसिन दे दे, या फिर जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, अगर किसी को नमूनिया हो गया है, इसका पेट खराब हो गया है, किसी में पानी की कमी हो रही है, तो वो चीज़ें तो पूरी करें ना। उसके खसरे के वायरस को मारने के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, लेकिन उस वायरस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसको ट्रीट करने के लिए तो सारा इलाज है और हो भी रहा है। और डॉक्टर साहब, इनिशियल सिम्टम क्या है? कुछ दाने निकलेंगे तो ही अस्पताल जाना चाहिए, या इससे पहले भी कोई अलामात जो होती हैं तो बच्चे को फौरी हॉस्पिटल ले जाएं? हाँ, अच्छा, शुरू में इसको ये होता है इसी तरह के बुखार होता है, 1 दिन 2 दिन शदीद बुखार होता है, गर्दन के पीछे दाना निकलता है, हाँ, कानों के पीछे शुरू होते हैं, फिर चेहरे पे आ जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी पे स्प्रेड करते हैं। वो 2-3 दिनों के अंदर अंदर सारा चेहरा जैसे सुर्ख दानों के साथ भर जाता है, फिर बॉडी भर जाती है। वो 2-3 दिनों में पता लग जाता है। लेकिन जैसे ही अगर बुखार तेज हो बच्चे को, तो फिर भी दिखाना चाहिए ताकि कोई बुखार उतारने को पैरासीटामोल कोई और मेडिसिन। और खसरा एक ही चीज़ें अलग है? नहीं, चेचक तो एक बीमारी थी जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, वो तो एरेडिकेट दुनिया से हो गई है। कोई आप समझ लें कि 80s में जाके 80s में, अच्छा। हाँ, वो तो ख़त्म हो चुकी है दुनिया में। हाँ, शुक्र है, हाँ, वो पाकिस्तान से भी ख़त्म हो गई। और ना दुनिया के बाद जो आपने कहा शुक्र है पाकिस्तान से भी हाँ, पाकिस्तान से भी ख़त्म हो गई है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट बीमारी है। अच्छा, वो जो बीमारी थी ना स्मॉल पॉक्स, वो भी उसको भी कहते हैं कि वो एरेडिकेट हो सकती है। कई बीमारी एरेडिकेट नहीं हो सकती, जैसे भी डेंगू हम कह सकते हैं अभी ख़त्म नहीं हो सकता, मलेरिया ख़त्म नहीं हो सकता, स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो सकता था, ख़त्म कर लिया दुनिया ने। पोलियो खत्म हो सकता है, खत्म नहीं हो रहा, नहीं, सिर्फ 2 मुल्कों में रह गए ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बाकी दुनिया ने तो सबने खत्म कर लिया। इसी तरह मीजल्स के बारे में भी कि बहुत हद तक ये कंट्रोल हो सकता है, शायद किसी ज़माने में आने वाले वक्तों में शायद इसको भी इतना कर लें। मीजल्स एक दफ़ा अगर हो जाए तो दोबारा नहीं होते? आमतौर पर ये होता है कि मीजल्स जब एक दफ़ा हो जाता है तो बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। जैसे वैक्सीनेशन का मैंने आपको कहा ना कि 2 दफ़ा वैक्सीनेशन कराने से बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, अब उसको दोबारा होने का चांस नहीं होता। इसी तरह जिसको मीजल्स हो जाए उसकी बॉडी में इतनी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि 30-40 साल 50 साल तो उसको नहीं होगा। उसके बाद जाके ओल्ड एज में कभी हो, अगर जब उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो तो फिर कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज अभी तक कोई ऐसा। डॉक्टर साहब, वक्त कम है, अगर आप ये भी बता सकें कि अगर किसी बच्चे को है ये बीमारी और उसकी टेक केयर जो कर रहे हैं, तो क्या उनको भी ट्रांसमिट हो सकती है? हाँ, अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ छोटी सी बताना चाहूँगा कि इसकी जो जब होती है ना रिकवरी होती है, या जिसकी रिकवरी के लिए विटामिन ए हम देते हैं, क्योंकि वो सेल्स की ग्रोथ के लिए, सेल्स की आप कह लें कि रीग्रो के लिए वो बहुत ज़रूरी है। वो सारे डॉक्टर्स भी और सारों को पता होना चाहिए कि वो हमने देने हैं।
जहाँ तक ये है कि किसी और को हो सकता है कि नहीं हो सकता, आल्दो जो बड़े हैं उनको कभी छोटे होते निकला होता है, इसलिए वो इम्यून हो चुके होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एडल्ट है जिसको वैक्सीनेशन भी नहीं हुई और उसको खसरा भी नहीं निकला हुआ, तो उसको निकल सकता है और निकल भी रहा है। शहर में लोग ऐसे हैं, एडल्ट्स भी हैं, और बड़ा बुरी तरह निकलता है उनका सारा चेहरा, पूरी बॉडी और निमोनिया और ये वो इस तरह है, लेकिन कम है। तो अगर याद ना हो वैक्सीन हुई हुई तो दोबारा करवा सकते हैं वैक्सीन? ज़रूर करवा सकते हैं। इसका वैक्सीनेशन तो इसकी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी अवेलेबल, वैक्सीनेशन अवेलेबल है। और वैसे भी दुनिया में जो है ना, मीजल्स जैसे MMR लगाते हैं, वो 9 महीने पे, फिर 15 महीने पे, फिर 4.5 साल पे, फिर 15 साल पे, 16 साल पे भी लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि इसकी प्रोटेक्शन जो है मजीद 20, 30, 40 साल चलती रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया किस तरह से मिजल्स से महफूज रख सकते हैं हम खुद को और अपने बच्चों को। ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। कुछ बात कर रहे हैं शोबिज़ इंडस्ट्री की, तो आजकल कौन सा ड्रामा हिट जा रहा है, किसकी अदाकारी के चर्चे हैं, कौन सी जोड़ी हिट है और कौन शादी के बंधन में बन चुका है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब। हारून, आपको वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर गुड। हारून साहब, आजकल ड्रामा सीरियल है रद्द, जिसके बड़े चर्चे हैं, तो इसमें हिबा बुखारी, शहरयार मुनव्वर की एक्टिंग को अवाम की जानिब से बड़ा सराहा जा रहा है। इस ड्रामे की 16 किस्तें अब तक नशर हो चुकी हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बहुत जी मशहूर हो रहा है ड्रामा, और सबसे मेरे ख्याल में इसमें जो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं वो अहमद साहब हैं, और अहमद साहब एक बहुत बड़ा नाम, बड़ा अच्छा किरदार निभाई करते हैं इस ड्रामे में। मैं जी हिबा के वालिद का किरदार जो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में हिबा और जो हैं अरसलान और शहरयार मुनव्वर, ऑफ कोर्स उनकी स्टार वैल्यू बहुत ज़्यादा है और वो आजकल यंग लोगों में बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन हम सबको जब एक्टिंग की बात आती है तो अहमद साहब से सीखने की ज़रूरत है। सही बात है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग उन्होंने की है। जैसे एक बाप अपनी बेटी की शादी टूटने पर रिएक्शन दे सकता है, फिर जिस तरह से हमारे घरों में नाराज़गी होती है कि बाप जो है वो नाराज़ हो जाते हैं कि बेटी ने क्यों अपनी शादी तोड़ी, तो जिस तरह से उनका रिएक्शन था। वो बीमार है, उसको पता है कि उसकी ज़िंदगी के दिन कम रह गए हैं, और फिर उसके ऊपर अपनी एक बेटी की जिम्मेदारी है, दूसरी बेटी का शौहर जो है वो लालची है और वो जायदाद के पीछे है। ये सारी जो रियलिटीज़ हैं, उसके साथ उस इंसान का जो एक फ़ियर है, उस खौफ के साथ वो किस तरह डील कर रहा है कि अपनी औलाद को वो इस दुनिया में छोड़कर जाएगा और उनके मुस्तकबिल का क्या होगा, वो बहुत खूबसूरत से अहमद साहब ने जो है वो पोर्ट्रे किया है। हारून साहब, OST कैसा लगा आपको? आसिम अजहर ने गाया, यूट्यूब पर 2 मिलियन से ज़ायद लोग इसे देख चुके हैं अब तक। जी, और बहुत खूबसूरत साउंड ट्रैक है, आसिम की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। फिर अच्छा, मज़े की बात ये कि अब इन ड्रामों में एक ये ट्रेंड आ गया ना कि साउंड ट्रैक के साथ एक अलग वीडियो बनाई जाती है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है कोरियन जो है ना, उसको उनको कॉपी किया जा रहा है। कोरियन में ऐसे होता है कि वो इस तरह से एक अलग से विजुअल दिखाते हैं, अलग से वो अलग ही दुनिया होती है, उसे बहुत प्यारे लग रहे होते हैं सारे कैरेक्टर्स नॉर्मल लाइफ से, और मुझे लग रहा है मुझे अच्छा लगा जैसे ये दिखाते हैं सारा। तो आसिम जैसे एकदम से वो देखते हैं OST में एकदम से आसिम की एंट्री होती है, वो आपको कैसी लगी? बहुत बहुत अच्छी चीज़। और आसिम इज़ अ गुड लुकिंग बॉय माशाल्लाह, आवाज़ तो उसकी अच्छी है ही, और फिर वो वीडियो बहुत खूबसूरती से कोरियोग्राफ हुई हुई है, तो शहरयार भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। शहरयार ने बड़े अपने उसमें हीरो मैनशिप दिखाई है उस सॉन्ग वीडियो में, तो वो बड़ा मज़े का साउंड ट्रैक है, एंड यू नो ऑफ कोर्स व्यूज़ बता रहे हैं कि लोगों ने बहुत एंजॉय किया उसको। अच्छा हारून, आपको लगता है शहरयार की जो एक्टिंग है उसमें दिखाया गया कि एक ऐसा लड़का जिसको सारी ज़िंदगी दबा कर रखा गया, लेकिन अब चूंकि उसको उसके पसंद की लड़की मिल गई है तो अब उसमें वापस आना शुरू हो गया एक हीरो टच। पहले थोड़ा मिसिंग था हीरो टच। हाँ, पहले वो ज़रा कुछ दबा सा डरा सहमा सा था, लेकिन अब जो है वो जब ईमान जी उसके साथ खड़ी हैं तो फिर वो जो है वो सालार में भी अब थोड़ी हिम्मत आ गई है। वैसे स्टार्ट में सारे ही जी जी क्या के बुलाते हैं, पर शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता आ जाते हैं, तुम इधर आओ, तुम ये करो। अच्छा, मुझे पता है आप किसकी तरफ इशारे कर रही हैं, वो उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। लेकिन यार हारून साहब, रद्द के जो डायरेक्टर हैं अहमद भट्टी साहब, इनके जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, इससे पहले कैसी तेरी खुदगर्जी और फिर घिसी पिटी मोहब्बत जैसे ड्रामे इन्होंने बनाए, तो इनके काम को आप कैसे देखते हो ओवरऑल? अब मुझे तो उनका काम पसंद आ रहा है जी। अच्छा है कि हमारे पास एक नई ब्रीड ऑफ डायरेक्टर्स आ रही है, जिस तरह आपने बताया कि अब इनके कंसेक्टिवली 3-4 ड्रामे जो हैं वो के बड़े अच्छे गए हैं, और अब रद्द भी ऑफ कोर्स बहुत
अच्छा ले रहा है। हाइसम है, जिस तरह जेंटलमैन की अभी हम बात करेंगे, तो एक बिल्कुल फ्रेश फील आ रही है स्क्रीन के ऊपर, तो वो अच्छी बात है। जेंटलमैन के बारे में क्या कहेंगे? हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी के मुनफरिद किरदार की अगर हम बात करें तो बड़ा पसंद किया जा रहा है इनको। कहा जाता था कि अब ये बूढ़े हो गए, इनको घर बैठ जाना चाहिए, मगर इसमें आके उन्होंने बताया कि जेंटलमैन तो जेंटलमैन ही है। यमुना को भी सराहा। हुमायूं जिस घाट का पानी पी चुके हैं, मुझे उस घाट का पता चाहिए क्योंकि वो तो कभी भी मुझे लगता है बूढ़े नहीं होंगे। उनका चार्म माशाल्लाह स्क्रीन पे अभी भी उसी तरह है, और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और वो जो है ना, वो मुन्ना इकबाल, वो अभी भी जो है ना वो हीरो ही नज़र आ रहा है। और उसके बाद जाहिद की बहुत अच्छी एक्टिंग इस ड्रामे में रही। जाहिद अभी तक जितना किरदार उनका आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, तो वो बहुत खूबसूरती से निभा रहे हैं अपना किरदार, और इतने बड़े बड़े अदाकारों के सामने अपनी जगह बना लेना। हुमायूं सईद ऑफ कोर्स इज अ बिग नेम। हारून, आपको नहीं लगता कि यमुना के सितारे जो हैं वो आजकल अरूज पर हैं? जो भी वो पकड़ती हैं कैरेक्टर, वो फेमस हो जाता है। हाँ, मेरे ख्याल में यमुना के सितारे भी अरूज पर हैं, और साथ साथ ये भी कि यमुना एक बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है, नो डाउट, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने किरदार निभाती हैं। अगर अच्छा डायरेक्टर और अच्छा स्क्रिप्ट उनको मिल जाए, जो कि कंसिस्टेंटली 2-3 ड्रामे उनके अच्छे गए हैं, तो फिर वो बहुत खूबसूरती से उसमें एक अपनी जो पावर है वो भी ऐड कर देती हैं, और फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। जेंटलमैन में यमुना बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, अच्छी लग रही हैं, और उस किरदार में बहुत जरनाब के बड़ा सूट कर रही हैं वो। तो मैं तो बहुत शौक से जेंटलमैन देख रहा हूँ, और रिकमेंड करूँगा जो लोग नहीं देख रहे वो भी देखना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में आप कहेंगे कि जी ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है, फोमो, वो होगा आपको। फोमो, लेकिन वो यूट्यूब पे खत्म हो जाता है ना। कुछ लोग ऐसा करते हैं, इनसे वो कहते हैं कि कोई 5 to 10 एपिसोड्स होंगे तो हम देखेंगे, हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता कि अब पूरा हफ्ता आप वेट करें एक एपिसोड के लिए। अच्छा, ये ऐसे ड्रामे हैं दोनों जिनको उसी दिन देखने का दिल चाहता है। मैं तो साथ साथ ही देख रहा हूँ कि जिस दिन एपिसोड आता है उसी वक्त में लगाकर ये दोनों ड्रामे भी आपसे रहा ही नहीं जाता। तो अच्छा, आपने कल या परसों फिरोज खान की शादी हो गई है, उनकी बेगम की तस्वीर सामने आई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे जी, ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर दिस न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। फिरोज खान जो हैं वो भी बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं। उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो कुछ तनाज़ात का शिकार रहती है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, और फिरोज़ में जो वो ऑन स्क्रीन अपना दिखाते हैं ना, एग्रेशन और एंग्रीनेस और एक थोड़ा सा वॉयलेंट टेंडेंसीज, वो उनको सिर्फ स्क्रीन पे ही रखनी चाहिए, और पर्सनल लाइफ में अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने शरीके हाथ को भी इज्जत दे, उसका भी ख्याल रखे। और माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं, तो उनका भी जाहिर है कि एडजस्टमेंट इस नई सिचुएशन में होना होगा। उन्होंने कहा कि पहली बीवी से बहुत मिलती जुलती है दूसरी बीवी, पहली से मिलती जुलती लेके आए हैं, और तनकीद का निशाना बनाया गया उनको कि देखें खवातीन जो हैं वो बच्चों के साथ हमेशा हमने देखा है कि रह लेती हैं, लेकिन मर्द जो है बहुत जल्दी शादी कर लेता है। ऐसे ही है कुछ हमारी माशरे की ये रियलिटी है कि माँ जो है वो जाहिर है अपने बच्चों के लिए कुर्बानी ज्यादा देती है, और वो कहती है कि मैं अपने बच्चों के साथ ही रहूंगी। दूसरी साइड पे अगर माँ शादी पहले कर लेती तो कहते हैं कि ये औरत ही गलत थी। जी, आपने इमरान अशरफ के केस में भी देखा होगा कि उनकी वाइफ को जिस तरह की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। और फिर ये भी देखिए कि दोनों खवातीन जो हैं, जो फिरोज की एक्स वाइफ हैं और इमरान की वाइफ एक्स वाइफ, वो दोनों जो है क्योंकि वो नॉन शोबिस पर्सनालिटीज थी, तो वो उनको जो है लोगों ने ट्रोल बहुत किया। इनके जो फैंस होते हैं वो जाते हैं, फिर वो उनके ऊपर बहुत ट्रोलिंग करते हैं। वो मॉडलिंग करती रही थी। इमरान की तो शोबिस से वाबस्ता थी शादी से पहले। बाद में उनका ये कहना है कि इमरान ने उनको मना किया था कि आप नहीं काम नहीं जी, छोड़ चुकी थी, मंजर से गायब थी। जी। लेकिन इमरान के फिर फैंस ने और फिर इसी तरह फिरोज के फैंस ने भी जब उनको जाकर ट्रोल करना शुरू किया, तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छी चीज़ नहीं थी। जो भी है वो 2 लोगों की आपस में अगर ज़िंदगी नहीं चल रही तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं कि वो अलहदा हो जाएं और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्र करें। अभी मैंने देखा कि वीडियो में फिरोज़ का बेटा जो है वो दरवाज़ा खोल के अपने फादर को और उनकी नई शरीक हयात को वेलकम कर रहा है घर पे, तो अच्छा लगा। अल्लाह करे कि उनके लिए एक अच्छी मदर भी साबित हो। हारून, लोगों ने कहा कि बेटा बहुत परेशान है, बेटा बहुत दुखी है, वो खुश नहीं है। अच्छा। और हम तारीफ भी, एक साइड पे तारीफ भी की गई कि जो उनकी वाइफ ने ड्रेस पहना हुआ है बहुत वो मतलब सस्ता है, 18,500 का ड्रेस है। तो तमाम जो दुल्हने हैं उनको ऐसे ही करना चाहिए, इसी कीमत पर कपड़े लेने चाहिए कि अगर फिरोज की बीवी पहन सकती है।
हाँ, मैं ये जानना चाहूंगा कि फिरोज ने जो बहुत खूबसूरत कुर्ता पहना हुआ है कढ़ाई वाला, वो कितने का है? अगर वो भी 18,000 या उससे कम का है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर फिरोज ने खुद जो है वो एक डिजाइनर वेयर पहना हुआ है और वाइफ ने जो है वो 18,000, अगर किसी को शौक है और वो अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर मेरे ख्याल से तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल पहने, फिर दोनों पहने। उसने वैसे भी डिजाइनर वेयर पहना और उसको भी आपको पता है लोग तो नहीं छोड़ते, उन्होंने उनकी बहुत पुरानी एक मॉडलिंग वाली पिक्चर निकाल रही है, ये उन्होंने पुराना अपना कुर्ता पहना हुआ है। लेकिन बहरहाल अगेन नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं दोनों, तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला करे कि ये सब के लिए बेहतर हो, उनके बच्चों के लिए, उनकी एक्स वाइफ के लिए भी, और फिरोज के लिए, और उनकी ये दुआ जो है उनकी नई जिंदगी में शामिल होने वाली खातून, बिल्कुल उनके लिए भी अच्छा हो और वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा हारून। ये इस नई जोड़ी से मुतल्लिक जो डिटेल सामने आई है, इनका नाम ही अभी तक सामने आया है, दुआ नाम है इनका। मजीद कुछ डिटेल्स जो हमारे व्यूवर्स के लिए आप शेयर कर सकें? नहीं जी, दुआ ने बिल्कुल नाम ही सामने आया है, और जो कि उमैमा ने अपनी जब ट्वीट की और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो उससे फिर हमें पता चला कि इनका नाम दुआ है। पहले तो लोग ये गैस ही कर रहे थे, बल्कि मैंने तो एक ये भी पूरा थ्रेड देखा कि जिसमें ये कहा गया था कि ये किसी ड्रामे का सीन है और ये जो है ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि शायद फिरोज ने शादी कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हारून। अच्छे तरीके से आपने बताया कि हमारे जो ड्रामाज हैं 2 ट्रेंडिंग वो देखने चाहिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, और फिर उसकी शादी भी डिस्कस की। जेंटलमैन तो मैंने भी स्टार्ट रेकमेंड करते हैं, देखने चाहिए। देखने चाहिए, बिल्कुल देखने चाहिए, बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी ड्रामाज वैसे भी पूरी दुनिया में मकबूल है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के टैलेंट की। तो ये कैसे हो सकता है कि हम अपना प्रोग्राम करें और पाकिस्तान के टैलेंट को छोड़ दें, ये तो हो नहीं सकता। तो फिर आज पाकिस्तान के हीरो की बात करेंगे। तो साउथ एशियन टेबल चैंपियनशिप में वालिदैन के बाद बेटे ने भी मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी है। श्रीलंका के शहर कैंडी में होने वाले साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 19 कैटेगरी में ताहा बिलाल ने गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए डबल इवेंट में सिल्वर और टीम इवेंट में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत कर अपना नाम किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और साउथ एशियन टेबल चैंपियनशिप मेडल जीतने वाले ताहा बिलाल साबिक टेबल टेनिस प्लेयर बिलाल यासीन और शबनम बिलाल के बेटे हैं। उनकी वालिदा शबनम बिलाल ने 8 साल पहले इसी इवेंट में पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल किया था। इस वक्त टेबल टेनिस प्लेयर ताहा बिलाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ताहा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? वी आर गुड। ताहा, कांग्रेचुलेशंस, आपने अपना भी और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऑब्वियसली बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं 8 साल बाद वही मेडल जो मेरी वालदा लेके आई थी मैं वो लेके आया हूँ, और आई कुडंट हैव बीन मोर प्राउड। ऑब्वियसली मेरा एम तो यही था कि मैं अपने मुल्क को फ़ख्र महसूस करा सकूं, अपने मुल्क का झंडा ऊपर लहरा सकूं, और गोल्ड मेडल की तो मैं उम्मीद करके गया था, सिल्वर आ गया तो उसके लिए भी खुश हूँ। इंशाल्लाह अगले साल गोल्ड आएगा इंशाल्लाह। अच्छा ताहा, बचपन से आपको इस टेबल टेनिस के लिए खेलने का शौक था, जीतने का शौक था, या फिर पेरेंट्स को देखा वालिदैन खेलते थे तो उनको देख कर आपने सोचा कि मैं भी लेके आऊँगा किस दिन कोई ना कोई मेडल? ऐसा है कि जब आप एक हाउस होल्ड में बड़े होते हैं जिसमें सिर्फ टेबल टेनिस चलती है, एक काइंड ऑफ फैमिली स्पोर्ट ही बन गई है हमारे लिए। जब मैं छोटा था तब से मैं अपने माँ पापा को भी देख रहा था और मैं खुद भी जाता था। नहीं, ऐसा नहीं था कि मुझे शौक नहीं था, मैं सिर्फ अम्मी अब्बू की वजह से आया, मुझे शौक भी था और मैं अम्मी अब्बू को फिर भी देखता था और उनके साथ खेला करता था। मैं जब 6 साल का होता था तो मैं टेबल पे भी नहीं पहुंचता था, तो मैं ज़मीन पे ऐसे बॉल और रैकेट पकड़ के पापा के साथ खेला करता था। Very nice. तो जिससे जाहिर सी बात है एक ड्राइव आती है इंसान में कि आई हैव टू डू दिस। मैंने अगर मेरे पेरेंट्स चैम्पियन है तो मैंने भी बनना है, और उसी की कोशिश में आज तक मैं लगा हुआ हूँ। आई थिंक मुझे 10 साल हो गए हैं शायद टेबल टेनिस से वाकिफ़ यानी मैं हूँ, और मैं खेलता रहता हूँ, जाता रहता हूँ। और कितनी एज से स्टार्ट कर दिया था? यू लुक क्वाइट यंग। यस, आई स्टार्टेड प्लेइंग सिंस आई वाज 6 years old। 6 years old। अच्छा था, हमने ये देखा है कि माँ और बेटे का एक बड़ा ज़बरदस्त बॉन्ड होता है, और फिर आपकी मदर ने 8 साल पहले इसी इवेंट में ये टाइटल अपने नाम किया था, अब आपने ये टाइटल अपने नाम किया है, तो उनकी फीलिंग क्या थी जब आपने उन्हें बताया? कैसा लगा उन्हें? जाहिर सी बात है वो तो बहुत खुश हुई। उन लोगों ने इवेंट रिकॉर्ड तोड़ा। हाँ जी तोड़ा नहीं, उन्हीं का रिकॉर्ड उनको यानी वही वापस आया, तो वो लोग तो बहुत खुश थे, यानी दे couldn't have been happier about it। वो बहुत खुश थे, और उन लोगों ने इवन
एयरपोर्ट पे जब हम लोग आए तो वो लोग हार लेके आए, दे वर वेरी हैप्पी कि हमारा बेटा जीत के आया है, सिल्वर मेडल जीत के आया है। और पाकिस्तान के लिए भी जाहिर सी बात है एक बहुत खुशी की बात थी, बिकॉज 8 साल पहले ये मेडल आया था एंड दे रियली हैड टू शो कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। हमारी फैमिलीज में ऐसा भी होता है कि जब बच्चा किसी चीज़ की जिद करे ना तो पेरेंट्स कहते हैं पहले तो फलां चीज़ करके दिखा दे फिर तुझे दे देंगे, तुम फलां पोजीशन ले लो, नंबर ले लो। आपके साथ था कुछ ऐसा कि तो इस इवेंट में कुछ करके दिखा दो? मेरे पेरेंट्स की तरफ से नहीं था सही ऐसा कुछ, लेकिन जारी सी बात है मुझे अपने लिए अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था। यानी मेरे पेरेंट्स देयर जस्ट लाइक कि आप खेलो जाके, बस आप अपना बेस्ट दो। हाँ, आप अपना बेस्ट कोई प्रेशर नहीं था उसमें। एग्जैक्टली, आई हैड नो प्रेशर फ्रॉम माय पेरेंट्स। लेकिन आपको अपने लिए तो प्रेशर होगा कि अम्मा अब्बा जो है वो पहले से चैंपियन है, तो मुझे भी अब उनका नाम आगे लेकर जाना है। बिल्कुल। असल में थिंग इज कि मेरा नाम टेबल टेनिस में मेरी अम्मी अबू की वजह से ही आया था कि ओ ये बिलाल यासीन का बेटा है, शबनम बिलाल का बेटा है, विच इज़ गुड। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे अपना नाम भी बनाना था कि मैं अपना नाम ताहा बिलाल भी था। हाँ, वो उसका साथ साथ ही होता है। अच्छा, स्टार किड होने का ज्यादा प्रेशर होता है एक्चुअली में। कई दफा लोग ये कहते हैं कि ज्यादा इजी है, आपको घर से ट्रेनिंग मिल जाती होगी, इतना खर्चा नहीं आता होगा, लेकिन प्रेशर एट द सेम टाइम भी उतना होता है क्योंकि आपने वो लेगेसी मेंटेन करनी है। तो ताहा, इस इवेंट के बारे में बताएं, कितने ममालिक और थे, कैसा रहा टूर ओवरऑल? इस इवेंट में 7 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, जिसमें इंडिया सबसे टॉप पे जो है, सबसे अच्छे हैं। उसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स, नेपाल एंड भूटान, इसमें सारे खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और इवेंट काफ़ी कम्पिटिटिव था क्योंकि इंडिया और श्रीलंका तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं। उनका यानी श्रीलंका का एक तो होम ग्राउंड था और इंडिया इज़ वेरी गुड, वो यानी चाइना के लेवल पे आजकल कम्पीट करना शुरू हो गए हैं। तो हमें उस हिसाब से एडजस्ट करना था क्योंकि अब जिस तरह बाहर के मुल्कों में फैसिलिटीज़ हैं एंड देयर प्लेयर्स, उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो 6-6, 7-7 घंटे इसी टेबल टेनिस में प्रैक्टिस में लगाते हैं। वेयरएज़ हमें पढ़ना भी होता है और हमारी अलग अलग यानी प्रायोरिटीज़ होती हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती। तो अभी प्लेटफॉर्म है आपके पास? पैसे भी आप खुद लगा के गए सारा कुछ? जी, स्पॉन्सर्स मेरे प्राइवेट थे जितने भी थे, एंड आई वेरी मच थैंक माई स्पॉन्सर्स। उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन वही है कि हमें गवर्नमेंट यानी सपोर्ट नहीं करती। जितने भी बच्चे गए हैं इस टूर्नामेंट में वो सारे अपने अपने स्पॉन्सर्स अरेंज करके गए हैं, वरना वो नहीं जा सकते थे। एंड अगर मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं ये भी बात करूँगा कि हमारा जो पाकिस्तान नंबर 1 था, हसीब ख्वाजा, जो मैं नंबर 3 आया था, 3rd पे था मैं, तो हमारे ऊपर एक और यानी दूसरी पोजीशन वाला जो था उसका नाम था शायान फारूक, और जो नंबर 1 था वो हसीब ख्वाजा था, और वो नहीं जा सका क्योंकि वो स्पॉन्सर अरेंज नहीं कर सका। और अगर हमारा इतना ज़्यादा टैलेंट इस तरह वेस्ट हो जाए कि वो स्पॉन्सर्स ना अरेंज कर सकें तो फिर टैलेंट वेस्ट ही होगा ना हमारा। फिर हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस, मैं मानता हूँ कि ये तो बहुत अच्छी आई है, सिल्वर आ गया, वरना ये भी नहीं आती अगर हमारा बेस्ट प्लेयर ही हमारे साथ नहीं जा रहा। ये भी आपके पेरेंट्स की वजह से मुझे लगता है आपके अंदर ये चीज़ आई है। तो अभी लास्ट हमारे पास वक्त पर कम जाता था, बता दें कि आप अम्मा को लेकर आगे चले या अब्बा की, जब आप खेल रहे थे? दोनों ही मेरे मेंटर्स हैं। ज़्यादा पसंद कौन है? छोटे बच्चे से पूछते हैं ना, मामा और बाबा। गेम वाइज तो मुझे अपने अब्बू की गेम बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चलता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है अब्बा आपके एक रोल मॉडल होते हैं, और अम्मी जो है वो तो मेरी माशाल्लाह से 7 टाइम नेशनल चैंपियन है। क्या बात। तो सारी फैमिली को बुलाना चाहिए अगली दफा, सारी फैमिली इंशाल्लाह। आप अगली दफा इंशाल्लाह आप गोल्ड मेडल जीत के आए, सब आए हमारे शो में। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है जी कि इस तरह ही छाए रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और गोल्ड लेके आए, गोल्ड मेडल। तो ऐसा है मेरा पाकिस्तान, ये हमारे पाकिस्तान के हीरोज, इनकी कदर करें और कोशिश करें कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के मौके मिले या कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें। नाज़रीन, प्रोग्राम में जब हम हीरोज़ की बात कर रहे हैं तो फिर नू दस्तगीर भट्ट साहब का जिक्र ना हो, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इन्होंने एक और आलमी एजाज़ अपने नाम कर लिया है। नू दस्तगीर ने उज़्बेकिस्तान में होने वाले वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन गेम्स के हर्कुलिस कॉलम्स इवेंट में भारतीय हरीफ को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम करते हैं आपको। नू, कैसे हैं आप, और अपने इवेंट के बारे में बताएं कि इवेंट कैसा रहा। मुबारकबाद भी आपको पेश करेंगे सुना पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से कि आप गए, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। खैर मुबारक, और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और पूरे पाकिस्तान को इस मेडल की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हमें बताइए अपने मुकाबले के बारे में, कितनी टीमें शरीक थीं? इसमें तकरीबन 8 कंट्रीज जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, सॉरी 18
18 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिनमें ईरान थे, रशिया था, इंडिया था, पाकिस्तान था, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कई जो वर्ल्ड लेवल के जो ऑस्ट्रेलिया भी था, अमेरिका भी था। तो इसमें काफ़ी ममालिक जो थे जो कि एक स्ट्रॉन्ग वजूद रखते हैं दुनिया में अपना, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी पहली बार पार्टिसिपेशन थी स्ट्रॉन्ग मैन वर्ल्ड कंपटीशन में। और मैं हमेशा जब घर से निकलता हूँ तो इसी नीयत से निकलता हूँ कि मैंने, अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे ना कि सिर्फ वहाँ पे रिप्रेजेंट करना, मुझे वहाँ से मेडल भी लेकर आना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है ना बहुत ही इज्जत से नाम किया। इस इवेंट की थोड़ी डिटेल बताएं जरा इस हवाले से कि किस तरह से इस इवेंट में जीता जाता है, क्या करना पड़ता है एक्चुअली में? दरअसल स्ट्रॉन्ग मैन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें आपको बड़ी बड़ी ट्रेन्स, बसेस, आपको बड़े बड़े पत्थर, और जिसमें मैंने इवेंट पे विन किया है उसमें दरअसल वन ईच, मतलब 2 तरफ बाले होते हैं जिनको हमने पकड़ के रखना होता है। दरख्त के पीस होते हैं जिनको हमने एक चेन से खींच के रखना होता है। जो और कितना वेट होता है टोटल, कितनी देर उसको होल्ड करना होता है? मैंने ऑलमोस्ट 1 मिनट और 5 सेकंड होल्ड किया था, और जो सेकंड में आया था उसने 59 सेकंड होल्ड किया था। और इसके कितनी सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको? जी जी, ये बताएं कि ट्रेनिंग कितनी सख्त करनी पड़ती है? ट्रेनिंग आपको किसी भी शोबे में, इवन ये नहीं कि स्पोर्ट्स में, आपको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हम सुबह शाम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह बताइएगा कि हमने वीडियो में देखा कि मुकाबले के दौरान जो इंडियन हरीफ थे वो आपसे कुछ कह रहे थे और आपने उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, वो क्या बात हो रही थी? दरअसल वो हम स्टेज पे जाने से पहले एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा जोर लगवाऊंगा, तो मैंने तब उसको कहा कि लगवाओ, अब मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तो क्राउड भी काफी चेयरिंग हो गए थे, क्योंकि एक चैलेंजिंग था कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से मैं 14 बार जो है जीता हूँ, और ये कभी भी नहीं हुआ कि मैं इंडिया से कभी हारा हूँ। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है ना, जीतने के बाद आपने कोई पैगाम उनको कोई जवाब दिया? जब आप जीत गए तो आपने कोई पैगाम दिया उनको? फिर मेरी जीत ही उनके लिए पैगाम था। वाह वाह वाह, क्या कहने। तो आपने नहीं जोर लगवाया उनका? जीत कर लगवा दिया ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। नू, हमने देखा कि मुख्तलिफ कैटेगरीज है ना, इसमें मुख्तलिफ गेम्स खेली जा रही हैं, मुख्तलिफ तरीके से जो स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट किया जा रहा है। आपके लिए सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग कौन सा था इसमें? इसमें एक इवेंट ऐसा था जिसमें दरख्त के कुछ पीस थे जिनको आपको कैरी करके भागना था। तो उसमें ना ही आप कोई ग्रिप डाल सकते थे। वो 140 केजीज का था, जिसमें आप कहीं से ग्रिप नहीं कर सकते। आपको सिर्फ उस लकड़ी के पीस को उठाना है। वो बहुत बड़ा पीस था और उसको उठा के जो है ना कैरी करना था। तो उसको भी जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हाफ तक मैं उसे कैरी कर गया था। और ये मैं बताता चाहूँ कि मेरी ये पहली पार्टिसिपेशन थी। मैंने इससे पहले स्ट्रॉन्ग मैन नहीं खेला, तो ये मेरी पहली पार्टिसिपेशन थी। तो और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार में ही अल्लाह ताला ने जो है। अच्छा, हमें जाते जाते ये बता दें कि आपका कोई मुख्तलिफ डिफरेंट डाइट प्लान है? खाना को मुख्तलिफ है? दरअसल क्योंकि हमारी जो गेम है वो जोरवार है, तो हमें ज़रा डाइट जो है प्रोटीन के अंदर लेनी पड़ती है जिसमें ताकत ज़्यादा हो। तो हमारे जो असल फोकस होता है वो देसी खुराक की तरफ होता है, जिसमें गोश्त और देसी अंडे और दूध वगैरह जो हमें इस्तेमाल करना था, क्योंकि हमें रिकवरी चाहिए थी, क्योंकि हमारा मील है वन टाइम मील, वो कितना है तकरीबन? कितने एग्स खा लेते हैं आप और मीट? दरअसल ये डिसाइड करते हैं हमारे न्यूट्रिशन डिसाइड करते हैं, हमारे कोचेस डिसाइड करते हैं कि ट्रेनिंग के मुताबिक जो है वो खाते कितने हैं बताए ना, रफली कितना खाते हैं आप? अब ऑलमोस्ट लगा लें कि 4 to 5 एग्स जो है डेली के मेरे होते हैं। 4 to 5 एग्स? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इतने अंडे तो मैं भी खा लेता हूँ। मैं तो इतना वेट नहीं उठाया जाता इतना जितना माशाल्लाह आप उठा रहे हैं। 4-5 अंडे खा के ऐसे तो ना करें। नहीं, दरअसल हमारी मील्स में होते हैं ना, हमने अगर 4-5 अंडे लिए, फिर हमने उसके बाद हमने मीट भी लेना है और हमने दूध भी लेना है। हमारी मील्स हर 1-2 घंटे बाद हमने कुछ ना कुछ खाते रहना होता है। हम आप बिल्कुल नजर नहीं लगाते। आप सच बता देते तो हम आपको नजर ना लगाते। हमें पता है आप इससे ज्यादा खाते होंगे, कुछ ना कुछ आपने रखा हुआ है वो सीक्रेट। तो बहुत शुक्रिया आपका। हम चाहते हैं आप मजीद आगे जाएं, मजीद आगे बढ़े। तो ऐसा है मेरा पाकिस्तान।
मेरे पाकिस्तान के हीरोज़, इनकी कदर करें और इनसे प्यार करें, इनको सपोर्ट करें, इनको सिर्फ यही चाहिए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें। उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।